लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आप सभी ने ट्रेलर तो देखा ही होगा, तो सबसे पहले मैं अशोक जी से पूछना चाहूँगी। अशोक जी, कैसा लगा आपको? देखिए बरखा जी, पुलिस में होने के नाते ये है कि जो ये ट्रेलर है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। और चूंकि अभी तक ऐसा लगता है कि हमेशा महिला ही उत्पीड़ित है, वही केसेस सामने आते हैं और अपराध भी उसी में पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। पर हम पुलिस ऑफिसर होने के नाते हमें पता है कि 5 से 10% केसेस, कम से कम 5 से 10% केसेज इसमें से झूठे भी निकलते हैं। तो झूठा केस है, उसको जब एक आदमी को लांछन लगता है, उसको जो अगर केस एक झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, तो उसके सर्टेनली बहुत ट्रेजिक है। तो उस एक्सटेंट तक आपका आइडिया रेवोल्यूशनरी है कि हमें जो है, हमें तो मेरिट पे देखना है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी है। तो साथ ही साथ पुरुष के अधिकार भी हैं, उनको भी किसी रूप में उनके साथ भी अन्याय नहीं होने देना है। तो ये हमारा जो है लीगल स्टैंड होना चाहिए, और सोसाइटी का भी यही स्टैंड होना चाहिए कि क्योंकि प्रॉब्ली महिला आयोग इसलिए बने हैं कि सदियों से ऐसा लगता है समाज में कि भाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो इसलिए महिला थोड़ी सी प्रताड़ित रही है, पीड़ित रही है। किंतु कई एक्ट्स ऐसे देखे गए हैं लेटली, जो स्पेशल एक्ट्स खासकर बनते हैं, कि कभी कभी वो बैलेंस उल्टी साइड में चला जाता है। विशेषकर दहेज के केस में ऐसा हुआ, आपको पता है, एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी बीच में डिसीजन देना पड़ा कि जब तक वो काउंसलिंग नहीं हो जाए तब तक एफआईआर नहीं लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी भी सजेस्ट की गई जिला लेवल पे, जब डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। तो थोड़ा सा किसी एक्ट का दुरुपयोग जब होने लगता है तो इस तरह की आवश्यकता होती है, पड़ जाती है। और मैंने जैसे कहा कि हमारा जो डाटा है उसमें ये दिख रहा है कि एवरेज कम से कम 5 से 10% केसेस जो हैं, ओवरऑल महिला अपराध की बात करें तो वो ऐसे हैं जो झूठे पाए जाते हैं बाद में विवेचना के बाद। तो अगर वो जो जिस भी आदमी के अगेंस्ट वो आरोप होंगे उनके लिए ट्रॉमेटिक तो होगा, आप यही दिखाना चाह रही हैं। तो उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनके साथ भी अन्याय ना हो, ये इसकी आवश्यकता है। और एक्ट का दुरुपयोग ना हो, उसकी आवश्यकता है। जी सर, मैं आपके जो आपने कहा है उसका जवाब बाद में देती हूँ। लेट्स ओपन द डिस्कशन विद एवरीबडी। लेट्स हियर एवरीबडीज व्यू ऑन द ट्रेलर फर्स्ट, द कर्स ऑफ मैनहुड। रमन जी, आप बताइए प्लीज। देखिए, अशोक जी एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो वर्दी में हैं इस समय। मैं ये समझता हूँ कि वो जो भी बोलेंगे बड़ा संयम और सोच समझ के बोलेंगे, लेकिन मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ और ना ही मैं इस समय कोई की प्रवक्ता के हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को सब्जेक्टिवली ही देखना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि 5% नहीं, अपितु रफली 65% से ऊपर केसेस ऐसे होंगे कि जहाँ पे लॉ को मैनिपुलेट करा जाता है। और उसकी वजह मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जिसको असलियत में प्रताड़ना होती है, जिस वर्ग को, महिलाओं के जो असली में प्रताड़ित होते हैं, उनको या तो इस लॉ का पूरा आभास नहीं है और या उनको मदद देने वाला कोई नहीं। मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा कि ऐसा कहना कि महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न नहीं होता और उनके ऊपर गलत काम नहीं होते जिसकी वजह से ये लॉ मिसयूज होता है, गलत स्टेटमेंट। महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, आज भी शोषण होता है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं ये बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि मूलतः जो आज कंप्लेंट का यूज करके मिसयूज करती हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं जो लोग इस लॉ को, वो लोग हैं जिनके पास मैनिपुलेशन की मस्तिष्क भी है, दिमाग भी है, उनका आइडिया भी है। तो हमको ये सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है करना कि एक तरफ मैनिपुलेटिंग है, एक तरफ
एक्चुअल विक्टिम, उन दोनों को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जो आप पुरुष आयोग का ये जो ट्रेलर की बात कर रही हैं, ये पुरुष आयोग और महिला आयोग की जरूरत नहीं है, दोनों की भी नहीं। मेरे हिसाब से अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो विदाउट जेंडर बायस, क्योंकि हमारे देश के अंदर लॉ जो बने हैं उसमें जेंडर बायस है। अगर आज हम सिर्फ आईपीसी को आईपीसी की तरह चलाएं और ये जेंडर बायस लॉ जो हैं वो हटा दिया जाए और लॉ को यूनिफॉर्म रखा जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन क्योंकि इस देश के अंदर, इस देश की लेजिस्लेटर ने ऐसे कानून बनाए जो जेंडर सेंसिटिव हैं, और वो लॉ जो हैं वो जेंडर सेंसिटिव हैं लेकिन वो लॉ सेंसिटिव नहीं। डू रॉन्ग डू नॉट मेक अ राइट। तो अगर पुरुषों के या पुरुष के परिवार से प्रताड़ना कुछ टाइम स्पैन में हिस्ट्री में हुई, तो आप दोनों को ये नहीं कह सकते कि वो हुई इसलिए आज उनके लिए मौत के दरवाजे खोल दिए जाएं। लेकिन उन लोगों को भी नहीं बख्शना चाहिए जो इस तरीके का गलत काम करते हैं। तो हमारे को बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी। और मैनिपुलेशन जो कर रहे हैं उनको मेरे ख्याल से अशोक जी बेहतर बता पाएंगे। एक सेक्शन है 162 है या 164 है, क्या है अशोक जी, जिसके अंदर अगर आप गलत धारा मतलब अगर कानून का गलत उपयोग करते हैं तो एफआईआर आपके ऊपर वापस दर्ज होती है। तो मेरे को ये लगता है कि 498A खासकर जो कानून है उसमें अगर ये पाया जाए कि इट हैज बीन मिसयूज, तो it should be mandatory that the counter FIR should be implemented against the party who has filed the complaint. अगर ये एक मैंडेट सुप्रीम कोर्ट दे देता है कि अगर आपने 498 में केस दर्ज करा है तो आप वापस नहीं ले सकते, और उसके साथ ये प्रोविजन दे देता है कि अगर आपका केस गलत आया तो आपको वापस आपके ऊपर एफआईआर होगी, अगर इतना सा ऑल्टरेशन भी आ जाता है तो मेरे को लगता है 60-70% केसेस जो हैं वो अपने आप गायब हो जाएंगे। बाकी आप लोग बात करें। प्रकाश जी, में इन्होंने जो एक बात कही है उस पे मैं कहना चाहूंगा। पहले तो ये जो सेक्शन है 182 है 182 सेक्शन है, अगर कोई झूठी एफआईआर कराता है तो उसके विरुद्ध जो है केस चला जा सकता है। पर ये कंप्लेंट केस है, पुलिस केस नहीं बनता, सीधा कोर्ट में करना पड़ता है। अगर पुलिस केस होता तो शायद ज्यादा केसेस हो जाते, जल्दी हो जाते। मैं आपने जो कहा कि आईपीसी पर्याप्त है और विशेष स्पेशल लॉज की जरूरत नहीं है, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मैं उसको दूसरे रूप में कहना चाहता हूँ कि कई बार हमें स्पेशल लॉज की जरूरत होती है। सोसाइटी के ऐसे फेजेज आते हैं, कुछ ऐसे वीकर सेक्शन हैं जिनके प्रोटेक्शन के लिए हमें स्पेशल लॉज बनाने पड़ते हैं। आप डोगरी डेथ को लीजिए, एक 80s का फेज था, आपको पता है कितनी ज्यादा संख्या में जो है डेथ होती थी, न्यूली मैरिड की बहुएं जलती थी। तो कहीं ना कहीं डोगरी भी अपने आप में पीक पे थी, लड़कियों का वो भी बहुत ज्यादा, उसी की वजह से ये जो रेशो बिगड़ा, जो भ्रूण हत्या शुरू हुई उसी की वजह से हुआ। तो वो जो है समाज की सच्चाई थी, जो कुरूप सच्चाई थी। अब उसको स्पेशल लॉ आया तो उसका इम्पैक्ट पड़ा, स्पेशल लॉ का इम्पैक्ट पड़ा। अब वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो गया कि वो रिवर्स साइड में चला गया। तो हमें जो है स्पेशल लॉ बनाने से नहीं रोकना है, हमें सिर्फ स्पेशल लॉ में ऐसे प्रोविजन रखने हैं कि उस एक्ट का दुरुपयोग ना हो। जी, हमें वीकर सेक्टर को सपोर्ट करना है, चाहे हमारा इसी तरह SC/ST एक्ट भी है, किंतु उसमें हमें किसी तरह से उसका दुरुपयोग ना होने पाए, इतने बस प्रोटेक्टिव वो चाहिए मेजर्स। अदरवाइज स्पेशल एक्ट में अदरवाइज कोई बुराई नहीं होती अपने आप। जी मृदुल जी हमारे मीडिया से हैं। मृदुल जी थोड़ा आप बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरा प्रश्न पहले सुन लीजिए, मैंने आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको ये ट्रेलर आपने देखा, आपको कैसा लगा? बिल्कुल। सबसे पहले द कर्स ऑफ मैनहुड, तो इस ट्रेलर को मैंने पूरा देखा है, और अगर शुरू से लेकर आखिर तक मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। क्योंकि शुरू में एक फेक केस जो दिल्ली का ही है, मुझे याद है, वो
सिख थे और उन पर सर्वजीत। केस हुआ, वो फेक केस आगे जाके, हाँ, वो फेक केस आगे जाके साबित हुआ। तो उन्होंने कितनी दिक्कत सही वो भी हमने इसमें देखी। और इस आखिरी लाइन को मैं कोट करता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे अब आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इसमें दो बातें हैं। सबसे अहम तो ये कि 498A के बारे में जो बात की जा रही है वो भी इस ट्रेलर में हमें देखने को मिली। और आखिर में जो बात कही गई है वो कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो इसे बताते हैं और इस पूरे ट्रेलर को सही साबित करते हैं कि क्यों पुरुष आयोग की ज़रूरत अब महसूस होने लगी है। इसके बहुत सारे कारण बरखा जी आप बेहतर जानती हैं। जो हमने ट्रेलर में, मुझे लगता है कि कई लोगों की बात जो छोटी छोटी बाइट लगाई है उससे हमें जानकर ये समझ आ जाएगा कि हमें कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर सेक्शंस की बात की जा रही है, धारा की बात की जा रही है, आईपीसी की बात की जा रही है, उसमें संशोधन की ज़रूरत तो है ही। और मुझे लगता है कि अभी ये मात्र 5 मिनट का ट्रेलर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं, उनका सामने आना भी बहुत ज़रूरी है। तो बरखा जी मैं चाहूँगा कि ये ट्रेलर 5 मिनट का है, आने वाले समय में हम ऐसा भी इसे बनाने की कोशिश करें कि बहुत सारी चीज़ें आए सामने और ऐसे भी लोग आएँ जो इससे अभी प्रताड़ित हैं, जो हाल फिलहाल में दिक्कत झेल रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसा भी शायद हम वीडियो बनाने की कोशिश करें कि वो भी आए। जी, अभी हमारी कोशिश सार्थक होती है मुझे लगता है 5 मिनट में। ये 5 मिनट के ट्रेलर की बात जो आपने करी, ये अभी ट्रेलर के बाद मूवी भी आनी है, 20 तारीख को मूवी आती है, तो आपको विस्तार पूर्वक पता चलेगा कि विक्टिम्स जो हैं, मेल विक्टिम्स हैं, वो कितने परेशान हैं और उन्होंने पूरी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने की कोशिश करी है। हम हालांकि बहुत सारे केसेस तो नहीं ले पाए, लेकिन काफ़ी केसेस लेने की कोशिश करी है। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, जो आपने कहा कि सरबजीत, जिनको एक झूठे केस में, एक तिलक नगर, हमारे दिल्ली का ही केस था, फंसाया गया, वो 5 साल लगातार कोर्ट की डेट्स अटेंड करते रहे, अभी उन्हें अक्विटल दिया कोर्ट ने, लड़की कनाडा बैठी रही। वो केस तो हम सबके सामने है, लेकिन आखिरी में जो एक आपने वॉइस सुनी है, सिर्फ वॉइस सुनी है कि मैं अपनी बीवी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहा हूँ, वो एक पुलिस कांस्टेबल की है जिसने लॉकडाउन में ही आत्महत्या करी है। उनका नाम है विजय गौड़। अभी आप जब फिल्म आएगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये थोड़ा सा मैंने बस बताया है आपको कि यहाँ पे ये चीज़ थी। अब मैं इनवाइट करती हूँ अपने लॉयर फ्रेंड हेमंत जी को। हेमंत जी थोड़ा बताइए आप भी, आपको ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर नो डाउट बहुत अच्छा था और बहुत सारी चीजें जानने को मिली जो आपने दिखाया। और खैर मेरे को तो कोर्ट में जाते जाते और लीगल कम्युनिटी से रिलेशन है मेरा, तो मुझे पता है कि ये जो आपने दिखाया उसमें काफी कुछ सच है। और मेरे ख्याल से जो आपने इंसिस्ट किया है कि मैंने जो ट्रेलर देखा है जिसमें आपने बोला है कि हमें चाहिए पुरुष आयोग, मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत सारे आयोग ऐसे भी हैं, नॉट इवन की विमेन कमीशन, कुछ ऐसे आयोग है जो कुछ काम भी नहीं करते हैं, ऐसे ही बना दिए गए, ठीक है। तो मगर पुरुष आयोग ऐसा आयोग है जिससे शायद कुछ न कुछ जेंडर इक्वालिटी प्रैक्टिकल सेंस में आ सकती है, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं या कहीं पे कहते हैं। आलोक सर ने बहुत अच्छी बात करी, मैं इनको बड़ा ध्यान से सुन रहा था। आलोक सर ने बोला कि सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे सोसाइटी में ऐसे आप ये कह लीजिए विमेन हो गया, एससी हो गया, जिनके लिए हमें स्पेशल प्रोविजन की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात बिल्कुल सही है कि स्पेशल प्रोविजन की जरूरत है। ये आए स्पेशल प्रोविजन इसलिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से भी थे और हमने देखा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक भी है और आईपीसी भी डायनेमिक है। इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, सिचुएशन सोसाइटी बदलती रहती हैं। और अब जैसा हमने देखा है कि जो अब सोसाइटी है, सोसाइटी के अनुसार जेंडर इक्वालिटी को अगर हमें ज्यादा अच्छा करना है, और इवन उन विमेंस को भी, क्योंकि विमेंस भी हैं जिनके साथ सब कुछ होता है, जिनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनको भी हम, उनके साथ भी अगर हमें जस्टिस करना है तो आईपीसी में और थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की जरूरत है। रमन सर ने बोला कि वो उसमें समझौता नहीं होना चाहिए। 498A ऑलरेडी कंपाउंडेबल नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बट मैंने अपनी जो प्रैक्टिस में देखा है कि अगर यहाँ पे मैट्रिमोनियल, दिल्ली का ऐसा हाल है कि मैट्रिमोनियल अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है और अगर कोई लड़का फाइट करने भी जाता है तो उस लड़के को पहले ही लॉयर्स कह देते हैं, इवन जजेस भी कह देते हैं कि लास्ट में होना क्या है, लास्ट में तो होना मीडिएशन ही है। और मेरे पास कई ऐसे लोग भी आते हैं, कैसे कई ऐसे
एक्यूज भी आते हैं, क्योंकि वो एक्यूज ही होते हैं कोर्ट में, तो कई एक्यूज ऐसे भी आते हैं जिनके पास बहुत अच्छे एविडेंस होते हैं और अपने को क्लीन एंड क्लियर साबित करने के लिए, बट लास्ट में उसको ये दिखाया जाता है कि जल्दी जल्दी कर लो, ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है और कंपाउंड करो और फटाफट अपना छोड़ो, खत्म करो। तो आपका जो मेन कमीशन है, मेरे ख्याल से उस जो 80% हमारी 80% तो नहीं, काफी अच्छी हमारी पॉपुलेशन है मेल्स की, उसको थोड़ा हेल्प करेगा। पीयूष जी, आपको कैसा लगा ट्रेलर? ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ट्रेलर बहुत अच्छा है बरखा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इस ट्रेलर को कोई अगर न्यूट्रल आदमी देखता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो बैठ के सोचने की मजबूर हो जाता है कि भाई प्रॉब्लम तो है, लॉ मिसयूज तो हो रहा है। अब वो 5% है या 65% है, ये डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि जिसके हाथ में फिगर्स हैं वही कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि कितना परसेंट है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि भाई ये एक थॉट प्रोवोकिंग ट्रेलर है, एंड आई होप द मूवी विल बी इक्वली गुड और इवन बेटर, एंड आई कैन से दैट आई विश यू द बेस्ट फॉर द मूवी। मगर एक चीज छोटी सी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग पुरुष लोग की डिमांड करते हैं, तो IMD अवार्ड फंक्शन में भी मैंने ये बात कही थी उस समय कि पुरुष आयोग शुड नॉट बी seen as an antidote or as an enemy to the महिला आयोग. पुरुष आयोग is basically just to ensure the rights for men. That is the objective and that also we should highlight, and I guess this is one aspect where we can do better, क्योंकि ऐसा ना लगे किसी को भी कि पुरुष आयोग इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उनके पास महिला आयोग है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉ मिसयूज होते हैं। और जैसे अभी पुलिस की बात है कि भाई विशेष अधिकारों की आवश्यकता है, तो एक कानून का प्रोविजन ये है कि अगर कोई महिला है उसको अरेस्ट करने के लिए आपको महिला पुलिसमैन साथ में चाहिए, आप तभी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। इस समय स्थिति ये है कि अगर कोई पुलिस वाला पुरुष है तो वो हिम्मत नहीं करता किसी महिला को रोकने की, अगर वो कानून का उल्लंघन कर रही है, इस डर की वजह से कि भैया कहीं आप फंस ना जाओ। तो जब पुलिस वालों के दिमाग में डर है तो आम आदमी के दिमाग में कितना डर होगा, दिस कैन बी एनीबॉडीज गेस। वेरी वेल सर, वेल सर। अक्सर अशोक जी, मेरे पास अक्सर ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के भी केसेस आते हैं जहाँ पे वो बताते हैं, वो अलग अलग लेवल के होते हैं, SI हो सकते हैं, कांस्टेबल हो सकते हैं, और ऊपर के भी ग्रेड्स के भी बहुत सारे लोगों के, पुलिस ऑफिसर्स के भी फ़ोन आते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे महिलाओं ने उनके ऊपर भी रेप केस फाइल कर दिए, या 498A वाइफ है तो उसने 498A कर दिया। अभी आपने सुना ही है ये ट्रेलर में भी, जिसकी आवाज़ सबसे एंड में है विजय गौड़, वो भी एक पुलिस के कांस्टेबल ही थे जिन्होंने आत्महत्या इस लॉकडाउन के दौरान ही करी है, और एक मैसेज छोड़ा है वीडियो के थ्रू कि वो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, और स्पष्ट साफ शब्दों में कहा है उन्होंने कि मैं अपनी वाइफ से प्रताड़ित, पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहा हूँ। तो सर ये डर तो बहुत है, और अगर पुलिस वाले IPS ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, सबके दिल में बहुत डर है। पॉलिटिशियंस हो, प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, सबके दिलों में ये बहुत डर और भय बैठ गया है कि हमारा नंबर भी कभी ना कभी आ सकता है, और नो वन विल बी स्पेयर्ड। ये बात मैं पूरे हर बार कहती हूँ कि नो वन विल बी स्पेयर्ड। आज आपका नंबर है, कल किसी और का हो सकता है, परसों किसी और का। तो जो मिसयूज है, मिसयूज तो बहुत वृहद स्तर पे हो रहा है। और जो अभी डेटा की बात यहाँ पे कोई कर रहा था, तो मैं आप लोगों को सबको बता सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू NCRB डेटा, 76% of the rape cases filed are false. Consensual sex is not rape, whereas in many cases we have seen that the two adults have consensual sex, but when things are not working properly, or the gifts or the demands are not fulfilled, the girl files a false rape case. अब रेप केस हो या 498 हो या कोई और झूठा केस हो, होता यह है कि पुरुष की पूरी जिंदगी दांव पे लग जाती है। ना तो वो घर में सुरक्षित है, ना वो घर के बाहर सुरक्षित है, तो पुरुष जाए तो जाए कहाँ। इसीलिए हमें एक मेंस कमीशन की बहुत आवश्यकता है। आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वुमेन कमीशन के कंपटीशन में मेंस कमीशन नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो 51% पुरुष इस देश में है, उनके लिए भी कोई पटल हो, उनकी भी कहीं सुनवाई हो। क्योंकि अगर पुरुष इस देश में सुरक्षित नहीं है तो कैसे बढ़ेगा देश।
जो हम हमेशा चाहते हैं कि सोसाइटी ग्रो करे, डेवलप करे इंडिया, तो कैसे डेवलप करेगा अगर हमारे को ही ये पता होगा कि हमारे देश में मेल जेंडर जो है उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, वो बिल्कुल असुरक्षित है, वो घर में भी असुरक्षित है, घर के बाहर भी असुरक्षित है, तो वो कैसे चलेगा, कैसे इंडिया ग्रो करेगा। कोई भी आप देखिए, कनाडा की एडवाइजरी हो, ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी हो, मैंने बहुत बार देखा है उनकी एडवाइजरी में लिखा होता है कि डोंट गो टू इंडिया अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड इन फेक केसेस। कितनी शर्म आने वाली बात है हमारे लिए। और मैं एक पॉइंट यहाँ पे बहुत बड़ा बताना चाहती हूँ, जो कारण था इस पूरे वीडियो को इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को बनाने का, कि मैंने अक्सर देखा है माताएं और बहनें बहुत दुखी होती है जब भी बेटे के ऊपर एक केस आता है, और ज़्यादातर अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं उस घर की, उनकी शादी नहीं हो पाती, बहुत बुरा होता है उनके साथ, वो उनकी स्टडीज़ छूट जाती हैं। कई बार मैंने ये देखा है जब ये केसेस होते हैं तो उन डॉटर्स को स्टडीज़ भी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि केसेस की वजह से माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। कोर्ट कचहरी, आपको पता है इस देश में तारीख पे तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो वो माताएं और बहनें जो हैं वो सिसक के रोती हैं। इतने सारे मुझे कॉल्स आते हैं, इस वजह से मुझे लगा कि इस टाइम पे ज़्यादातर, अभी जो हमारा ये कोरोना के टाइम पे मुझे इतने सारे हस्बैंड्स के कॉल्स आए हैं, लड़कों के कॉल्स आए हैं, जहां उनके साथ मारपीट हो रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, लेकिन हम उस बात में कभी बात नहीं करते। तो पुरुष आयोग जो होगा वो सिर्फ फेक केसेस पे काम नहीं करेगा। जो ढाबा बॉयज़ हैं, ढाबा पे काम करते हैं, जो बॉयज़ के साथ और भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे बॉयज़ 53% ऑफ द बॉयज़ आर सेक्सुअली अब्यूज्ड। I am quoting data that 53% of the boys are sexually abused, but there is no policy for them. फिर I am telling you one another thing, that women, everything is for breast cancer. If we talk about the health issues of men, there is no policy for men. We never talk about prostate cancer. हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, वो भी आपको बेहतर बता सकेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर कितना पेनफुल है, ब्रेस्ट कैंसर से कितना ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द ही रहती हैं। पुरुषों के लिए क्या मेंटल इश्यूज पुरुषों को नहीं होते? जब भी ये केसेस होते हैं या नहीं भी होते, मेंटल प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि जो मैन है वो बहुत इमोशनली वीक होता है। जब उसके ऊपर इतना प्रेशर आता है, फैमिली का प्रेशर, हाँ आप बताइए। जी बोलिए आप। जी मृदुल जी बोलिए। हाँ बरकत जी, एक आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि मेंटल प्रेशर होता है। जी तो इस मेंटल प्रेशर की वजह से कुछ आंकड़े हैं जो आत्महत्या की संख्या है, शादी के बाद जो लोगों को दिक्कत आती है, उसमें पुरुषों की संख्या लगभग 3000 है और महिलाओं की संख्या से भले ही कम है, लेकिन इतनी कम नहीं है कि हम इसको नज़रअंदाज कर सकें। और कई मंचों पर, चाहे वो राजनीतिक हल्के से लोग हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी हों या डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, कई लोग हैं जो इस मसले को उठा चुके हैं और उनका कहना ये है कि मेंटल हेल्थ तो दोनों की ज़रूरी है, लेकिन पुरुषों की आवाज़ किसी मंच पर उठनी चाहिए। और वो मंच, जैसा आपने कहा है कि आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो वो मंच अभी तक किसी के पास नहीं है। और अगर पुरुष अपनी आवाज़ उठाना भी चाहे तो अभी उसके पास कोई भी जगह नहीं है जहां पर वो अपनी आवाज़ उठा सके। और जिस तरह से फॉल्स केसेस हैं, तो इस वजह से जो आत्महत्या की संख्या है वो भी पुरुषों की बढ़ी है। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बरका जी, मेरे को थोड़ा एक दूसरी मीटिंग में भी जाना है। आपने 3-4 पॉइंट आए, मैं उन पे अपना कमेंट करके एग्जिट। जी बताइए। सबसे पहले तो लॉ सबके लिए बराबर है। जी, लॉ सबके लिए बराबर है, पुलिस वाले हों, जज हों, वकील हों। तो अगर कोई इस तरह के आरोप लगते हैं, मान लिया हमने 10% बोला कि झूठे केसेस हैं, तो ऑब्वियसली वो डर तो फिर पुलिस वाले को भी रहेगा। जी ठीक है ना, वो से कोई छूटा नहीं रह सकता। वो तो घरेलू हिंसा की बात है या कुछ भी है। नहीं सर, कॉमन आदमी का क्या हाल होगा? नहीं, बट वो तो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में आ रहा है ना। पर्सनल कैपेसिटी में मैं फाइनली एक इंसान हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मेरे ऊपर भी देश का कानून लागू है। तो वो जिस रेशो में समाज को अगर कोई एक फेस करनी पड़ रही है कोई, तो उसी रेशो में पुलिस वाले करनी पड़ेगी। अब आपने 2 महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं अपने उसमें। एक तो
रेप का उठाया है, उसमें और दूसरा बाद में डोगरी का उठाया। रेप में आपने कहा कि 76% केसेस झूठे निकलते हैं, झूठे नहीं निकलते हैं। वो जो आंकड़ा है 24 से 25% एनुअल कन्विक्शन का रेट है। नेशनल एवरेज कन्विक्शन की रेट केसेस में 24 से 25% है, यानी कि इतने परसेंट केसेस सजा होते हैं, बाकी केसेस छूट जाते हैं। अब वो सारे झूठे होंगे ये मैं नहीं मानता, सारे झूठे होंगे ये नहीं मानता, बहुत में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बहुत में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए ये आंकड़ा ये कहना सजा का प्रतिशत है, सच का प्रतिशत इसको उससे जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। एक जो आपने दूसरा यहाँ बहुत रेलिवेंट मुद्दा उठाया, उसको मैं हमेशा से एग्री करता हूँ कि सेक्स की कैटेगरी वो है, रेप की, नॉट सेक्स, रेप की कैटेगरी वो है जहाँ पे आपको किसी न किसी तरह की कॉन्सेंट है। जी लिखते हैं ना, रेप इज ए फोर्सिबल एक्ट कमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ द लेडी और गर्ल। तो जो विदाउट कंसेंट है, अभी होता क्या है कि कंसेंट के साथ होगा, सब कुछ रिलेशनशिप होगी और बाद में कि मेरी कंसेंट इंटॉक्सिकेशन में थी, नशे में थी, जैसे 24 में थी। तो मैं सोचता हूँ कि जो एक फोर्सिबल रेप है वो सर्टेनली हायर कैटेगरी का रेप है, उसको अलग रखा जाना चाहिए। और ये इसी तरह की चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं रेप की बजाय ज्यादातर धोखाधड़ी में ज्यादा आती है। आपने फॉल्स प्रॉमिस किया मैरिज का, या आपने नौकरी दिलाने की प्रॉमिस किया, एक प्रकार से उस टाइम पे आप कंसेंट पे थी ना आपकी, तो उसको हमें थोड़ा सा सजा का लेवल भी कम करना चाहिए और उसमें मतलब अमेंडमेंट किया जा सकता है, सोचा जा सकता है कि एक तो है जीरो कंसेंट 100% फोर्सिबल रेप, वो उसका जो है ग्रेडेशन बहुत हाई है, मतलब कहीं ज्यादा हायर क्राइम है। दूसरा है कि आपके साथ धोखाधड़ी से करके आपकी कंसेंट ले ली और उसका भी रेप, तो उसमें दोनों तो में डिफरेंस क्या है? सर एक मिनट, एक बात बताइए, अगर लड़की चली जाती है बॉयफ्रेंड को छोड़ के तो बॉयफ्रेंड का रेप होता है? नहीं, वो एक अलग इशू आएगा, उसमें भी मेरिट्स पे जाना पड़ेगा कि किसने धोखा दिया जी। कि वो धोखाधड़ी ज्यादा है, रेप नहीं है, तो उसमें अगर क्राइम बनेगा तो उस पैटर्न पे देखना होगा। और फिर जो दूसरा मुद्दा है लास्ट वाला, मैं उसको कह के अपनी बात करूंगा खत्म, जो ये घरेलू हिंसा के जो केसेस हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जब ये स्टार्ट हुआ था 498 और 304 की, उसमें ब्लाइंडली बहुत सारे लोग साथ में लिपट जाते थे। फिल्म में तो आती ही आती थी, हस्बैंड, उसके बाद सास, सास ससुर और फिर देवर, और उसके बाद मीडिएटर्स भी, शादी जिन्होंने कराई वो भी बेचारे बीच में पार्टी बन जाते थे, रिलेटिव्स भी बन जाते थे। तो वो धीरे धीरे जब इस एक्ट का दुरुपयोग हुआ तो कानून की समझ में आया है। और इवन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं कहा है कि हमें इमीडिएट फैमिली के अलावा बाकी को तो बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़ा चेंजेस आए हैं। ये सही है कि इट यूज्ड टू बी ट्रॉमेटिक, अगर जो लड़की है उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ननद है उसको कुछ और बचेगा नहीं, अगर वो एफआईआर हो गई उसके खिलाफ तो कोई एग्जाम नहीं दे पाएगी, चार्जशीट हो जाएगी तो कोई नौकरी में वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और जैसे वो मैं पहले कह चुका हूँ कि इस एक्ट का दुरुपयोग हुआ है, बट कभी एक स्टेज पे रिक्वायर्ड भी था, तो इसमें बैलेंस लाने की जरूरत है, दैट्स ऑल। तो आप क्या कहते हैं, पुरुष आयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आयोग पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं कानून को कर रहा हूं। सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट बरखा करेंगे सर? सर सपोर्ट करेंगे? मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी भी निर्दोष को, महिला हो या पुरुष हो, किसी भी हालत में जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, किसी भी हालत में उसको मुकदमा पेश नहीं करना चाहिए। और सर अगर कोई झूठा केस उसको सजा अवश्य जी, और सर झूठा केस करने वाले को सजा का प्रावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? झूठा केस जिसने किया उसे सजा का प्रावधान? झूठा केस जिसने किया, जो 182 से वो है आईपीसी, मैं सोचता हूँ कंप्लेंट केस है, इस वजह से ज्यादा एफआईआर नहीं होती, अदरवाइज उसको और स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए। तो 182 बहुत हल्का है जी। झूठा केस लगाने वाले को बहुत उस धारा को थोड़ा तगड़ा किया जाना चाहिए। सर झूठा केस करने वाले को 7 घंटे के लिए अगर कोर्ट रूम में खड़ा कर दे और ये सजा दे तो केस तो बढ़ेंगे ना। अगर किसी महिला ने झूठा केस किया, वो कोर्ट में साबित भी हो गया और कोर्ट में उस महिला को 7 घंटे के लिए खड़ा कर दिया, तो ये तो किसी चीज का समाधान नहीं होगा ना सर। और अभी तो आप
ना उसके अगेंस्ट लॉ थोड़ा और मजबूत होना चाहिए। आप कुछ जी। कहना चाह रहे हैं? जी जी, हाँ। मैं एक बात कह दूं पीयूष, फिर आप बताइएगा। अभी सर आप हम सभी देख रहे हैं कि सुशांत को मेंटल इश्यूज कितने थे, लेकिन हम कभी भी मेल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात क्यों नहीं करते, या उन्हें क्यों नहीं समझते, उनके लिए कानून क्यों नहीं बन रहे इस देश में। ये सब चीज़ें बहुत सोचने की ज़रूरत है, इसी वजह से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। हाँ जी पीयूष जी, आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप। दो बातें क्योंकि सर जा रहे हैं अभी, इसलिए जरा से एक दो बातें थी जी छोटी जी, सी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो कह रहा था वो ये है कि अगर सड़क पे एक लड़की उल्टा सीधा व्हीकल ड्राइव कर रही है और मेल पुलिस वाला उसको रोकने की कितनी हिम्मत करेगा, और एक मेल ड्राइवर को लेडी रोकने की कितनी हिम्मत करेगी लेडीज पुलिस वुमन अगर किसी को रोक के सड़क पे 4 गाली सुनाती है तो दबंग कहलाती है, और अगर कोई आदमी किसी लेडी को रोक के 4 उल्टी बात कह देगा तो उसको मोलेस्टर कहा जाएगा, नंबर 1 पर। नंबर 2 एक बात ये है कि मेरी एक रिलेटिव अभी थोड़े दिन पहले ही लखनऊ बेंच से रिटायर हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो उनका कहना ये था कि इन यूनिलैटरल लॉज का नुकसान लेडीज को भी हुआ है, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई 498 का मुकदमा आता है, 498 ए का, या कोई 376 का मुकदमा आता है, तो उसको देख के ये लगता है कि जेन्युइन भी है या ये किसी के साथ दुश्मनी सेटल करने के लिए लिया गया है। बोले आफ्टर वी सी द एंटायर केस देन ओनली वी आर इन ए पोजीशन टू टेक एंड मेक एन ओपिनियन दैट यस दिस लेडी हैज एक्चुअली बीन रेप्ड और दिस वाज एक्चुअली ए डॉरी मर्डर। अदरवाइज इसकी वजह से जो जेन्युइन जो सफरर्स हैं वो भी सफर कर रहे हैं। दिस इज हार्मिंग नॉट ओनली मेन बट प्रोबेबली वुमेन आल्सो। यस, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। तो वो तो नेचुरल है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं हर चीज के, हर कानून के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये नेचुरल। तो जेंडर न्यूट्रल कानून बनाने का समय आ गया है। जेंडर न्यूट्रल हो सारे कानून, चाहे वो रेप हो, चाहे जितने भी कानून हैं। जी ओके अशोक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो या मच। थैंक यू सो मच। हम मृदुल जी, अब आप बताइए, आप बहुत देर से कुछ बोले नहीं हैं, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाह रही थी। देखिए बरखा जी, मैं अभी पूरी चर्चा मैंने सुनी है और सभी ने अपनी अपनी बात रखी। शुरुआत में जैसे अशोक जी ने अभी 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें उठाई इसमें, उनका कहना था कि केसेस ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं पीयूष जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जैसा पीयूष जी बता रहे हैं कि ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि ना कोई महिला कांस्टेबल भले ही आवाज़ उठा देगी, लेकिन कोई पुरुष कांस्टेबल आवाज़ नहीं उठा सकता है किसी भी महिला पर। तो ये जेंडर इक्वालिटी हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पुरुषों की बात करें बरखा जी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि संसद तक ये आवाज़ पहुँची है। तो उत्तर प्रदेश के घोसी और हरदोई से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं जिन्होंने इस बात को उठाया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि पुरुषों के लिए कोई मंच होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पुरुषों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है, तो उनकी आवाज़ दूर तक पहुंचनी चाहिए। तो बरखा जी, कोशिश आपकी अच्छी है, मुझे लगता है कि ये आवाज़ दूर तक जाएगी। और अगर लोकसभा तक ये आवाज़ पहुंची है, प्रशासनिक अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, पीयूष जी जुड़े हुए हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, हमारे साथ एडवोकेट भी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसे ही पेशेवर लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ दिक्कत यहाँ पर है, तो लगता है कि रास्ता जो है, जर्नी बड़ी लंबी है, लेकिन शायद कामयाबी मिले। जी मृदुल जी, बस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी, अभी आप थोड़ी देर पहले मेल सुसाइड्स की बात कर रहे थे, पुरुषों की आत्महत्या की। तो पुरुषों की आत्महत्या के आंकड़े हैं, हर साल तकरीबन 1 लाख पुरुष आत्महत्या करते हैं, जो कि डबल है वुमेन से। जो मैरिड वुमेन है उससे डबल है जी। हाँ जी, मैरिड वुमेन से डबल जो है वो हस्बैंड सुसाइड है। और प्रताड़ित हम सिर्फ कहते हैं महिलाएं हो रही है, लेकिन आत्महत्याएं पुरुष कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि 51% जो देश में रहते हैं वो पुरुष हैं। उनके लिए अगर एक पुरुष आयोग बन जाए, एक पटल बन जाए जहां वो अपनी बात रख सकें, तो हर्ज ही क्या है। ये एक बहुत छोटी सी डिमांड है, और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को उठाइए और गवर्नमेंट को मजबूर करिए कि वो एक पुरुष आयोग जल्द से जल्द दें, जिससे कि मेल्स की भी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी जाए। आप कुछ कह रहे थे, बताइए मृदुल जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं यही बता रहा था कि महिला आयोग की तरफ से भी कहा गया था। जी, मेनका जी ने कहा था ऐसी कोई ज़रूरत, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जैसा पीयूष जी और अशोक जी भी कह रहे थे कि महिलाओं का हनन ना हो, ऐसा आयोग, ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है, ऐसा ना किया जाए। ये बताया जाए कि ये पुरुषों के अधिकार हैं,
सिर्फ उसके लिए आयोग बन रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि महिला आयोग को कमजोर करने के लिए बनाने की कोशिश। तो फिर ये भी गलत है, ये मिथ है। मैं आपको बता देती हूँ, 1:3 1:2 का रेशियो है। माताएं और बहनें एक घर में तो होती ही हैं, अगर रेप केस भी हुआ है तो माताएं बहनें बहुत सफर करती हैं, तो 1:2 का रेशियो है। एक महिला लगाने वाली है आरोप और 2 उससे प्रताड़ित होती हैं और जेलों में ठूसी जाती हैं। तिहाड़ जेल में एक बैरक है पूरा, जहाँ पे इतनी सारी माताएं और बहनें परेशान हैं और बहुत सारी माताएं और बहनें लगातार मुझे कॉल्स करके हमेशा ये बोलती हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और इसको लगातार इस मुद्दे को उठा रही हो, लेकिन बनता क्यों नहीं है पुरुष आयोग? मेरे पास उस चीज़ का जवाब नहीं होता। लगातार हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, अपनी आवाज़ और बुलंद करते रहें। एक न एक दिन हम लेके रहेंगे पुरुष आयोग और ये बहुत जल्द बनेगा। और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद भी यही था कि सरकारों को जगाया जाए जो सो रही हैं। जी हेमंत जी, अब आप कुछ बताएंगे? मैम बरखा जी, मैं मैं तो केवल इजाजत चाहता हूँ। जी बस आप हेमंत जी जो कह रहे हैं वो सुन के आप भी, हम सब इसको क्लोज ही कर रहे हैं। हेमंत जी, जी कहिए। जी कहिए मैम, हेमंत। मैं तो अभी भी मैं यही सुन चीज कह रहा हूँ। मैं अभी भी ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी इनफॉर्मल सी मीटिंग है। मैं अभी भी ये कहने की मेरे को बिल्कुल फ्रीडम है कि इंडिया में कई ऐसे कमीशन भी हैं जो बिल्कुल काम नहीं जी बिल्कुल। कि एक मैन कमीशन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि मैन कमीशन जो है वो रेलेवेंट और कंपैरेटिवली उन इनएक्टिव कमीशन से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। और ये मैन के लिए होना चाहिए, नो डाउट। जब हॉस्पिटल हो सकते हैं, जब 5 स्टार होटल्स हो सकते हैं, जब आपका हर चीज हो सकती है, तो एक कमीशन जो कि विमेन मैन को डेडिकेटेड है। जरूरी नहीं है, ये बात भी सही है कि वो एंटी विमेन कमीशन ना दिखाया जाए। मैन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपका मेंटल हेल्थ से लेके और सारी डिफरेंट फेयर में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो मैन कमीशन टैकल कर सकता है। ये चीज है। जैसे अभी आप ये देखिए कि अभी लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन पीरियड में कई मैन ऐसे हैं जिनको फेस करनी पड़ेगी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, जॉबलेस हो गए, वो भी आ सकते हैं अपनी शिकायत लेके। ऐसे तो नहीं है, मैन कमीशन तो हर शिकायत को देखेगा, हर चीज के लिए खुला है। अब आप ये देखिए ना, विमेन कमीशन लोग क्यों कहते हैं? सिर्फ विमेन को जब किसी पे आरोप लगाने होते हैं तब विमेन कमीशन के पास जाया जाता है। बट मैन कमीशन ऐसा थोड़ी होना चाहिए। मैन कमीशन ऐसा होना चाहिए जिसमें मैन की सारी चीजें रखी जाए। सबसे बड़ी बात तो डेटा इकट्ठा हो ना हेमंत जी। डेटा ही नहीं है मेल्स के लिए, तो जब डेटा नहीं है तो कानून नहीं है। इसीलिए तो पुरुषों की सुरक्षा के लिए एक भी कानून नहीं है। क्या पुरुष ह्यूमन बीइंग्स नहीं है? मर्द को क्या दर्द नहीं होता? इसी वजह से होना चाहिए और होगा। मेरा ऐसा मानना है कि जरूर मिलेगा। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। या अब कोई एंडिंग कमेंट्स ले लेते हैं। पीयूष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा तो बस यही कहना है कि फिर से मैं दोहराता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी एन एंटी विमेन कमीशन, दिस हैज टू बी कमीशन फॉर मेल राइट्स, एंड द प्रॉब्लम ऑफ मिसयूज ऑफ दीज लॉज is actually much more than it is accepted, and it is accepted is to less extent because of, you know, all because it is not fashionable, it is not politically correct to say that women are exploiting men. probably ये धीरे धीरे रियलाइजेशन आएगा और लोग हिम्मत करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि जब इस बात को एक महिला कहती है, जब ये बात बरखा कहती है, देन इट कैरीज ए सैंक्टिटी। अगर इस बात को हम लोग कहते हैं तो ये कहा जाएगा कि साहब इन्होंने ही तो परेशान किया महिलाओं को, और अब यही कह रहे हैं कि हाँ जी पुरुषों के लिए आयोग बना दीजिए। लेकिन जब ये बात महिला कहती है, और जैसे मैंने जिनका जज साहब का जिक्र किया, खुद एक महिला है और भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने खुद ये कहा है कि जी बहुत हो गया। तो अच्छी बात ये है कि ये आवाज की तरफ से आ रही है, तो उम्मीद ये है कि जरूर किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेगी। दैट इज द होप दैट वी ऑल हैव एवरी राइट। थैंक यू सो मच। प्लीज योर लास्ट कमेंट्स मृदुल जी। बरखा जी, मैं यही कहूंगा कि आपने इसको शुरू किया है, अभी हमने ट्रेलर देखा है, पिक्चर बाकी है, लेकिन पिक्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी। जैसे ट्रेलर में आखिर में वो जो साउंड लिया आपने कांस्टेबल का, तो वो इम्पैक्ट छोड़ता है, और मुझे लगता है कि आपकी मूवी, जैसा आप कह रही हैं, कि आने के बाद ये आवाज़ थोड़ी और बुलंद होगी, यही हम आशा करते हैं। थैंक यू सो मच। हेमंत जी, आपके लास्ट कमेंट्स। मैं तो सिर्फ आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा आपकी मूवी के लिए। थैंक यू सो मच। व्यूज मिले, बहुत सारी लक। मैं खुद भी इसको एडवर्टाइज करूंगा अपनी जितनी भी फ्रेटर्निटी है, लीगल फ्रेटर्निटी, इसमें बोलूंगा कि ये देखे जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस।